तो गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम अपने सिलेबस का यूनिट 6 आधा खत्म कर लेंगे, जिसका नाम है गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उद्यम विकास के लिए सरकार कौन कौन से पॉलिसीज चलाती हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाती हैं, कौन कौन से स्कीम्स चलाती हैं और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। अब ऑब्वियसली ये कौन कौन से बोलने में आप सब ये समझ गए होंगे कि ये किसी भी क्लास में इन सारे कौन कौन को समझना पॉसिबल नहीं है। तो वो मेजर स्कीम्स, मेजर पॉलिसीज और मेजर इंस्टीट्यूट जो इम्पोर्टेंट है वो आज मैं आपकी क्लास से बताऊंगा। उसके अलावा आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट दूंगा, जिससे अगर आपको और पॉलिसीज और प्रोग्राम्स या और इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना हो तो कैसे जानोगे। पहला प्रोग्राम है आपका PMEGP, प्रधानमंत्री एंटरप्रेन्योरशिप गारंटी प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है ये हर एक केवीआईसी माने जो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन होता है नेशनल रूप में, उसके ब्रांच होते हैं हर एक स्टेट में। और हर एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कंपनी है, ऐसी चीजें होती है। तो ये लोग इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। इससे हम क्या समझते हैं? क्रेडिट माने उधार, उधार से जुड़ा हुआ सब्सिडी का तोहफा है ये सरकार का। आप अगर अपनी इंडस्ट्री खोलने के लिए कुछ उधार लेना चाहते हैं तो आप उधार लो, और अगर आप इस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हो तो आपको उस उधार में कोई कुछ सब्सिडी मिलेगी। और ये पूरा जो प्रोग्राम है ये केवीआईसी इम्प्लीमेंट कर रहा है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन और उसके स्टेट यूनिट्स कुछ डेजिग्नेटेड बैंक्स के साथ। तो आपका जो पूरा पैसा है, जो पूरी सब्सिडी है, वो बैंक्स के थ्रू रूट होके आती है। पहले दो प्रोग्राम चलते थे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और इन दोनों प्रोग्राम को आपस में मर्ज करके ये बड़ा प्रोग्राम बनाया गया। खास बात ये है कि ऐसे यूं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस प्रोग्राम के अंतर्गत हासिल नहीं कर सकते, पर इसका पैसा या इसके लिए जो आप लोन लेते हैं वो आप कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर या सेरिकल्चर एक्टिविटीज के लिए नहीं ले सकते। मतलब किसी भी तरह की कल्टीवेशन एक्टिविटीज के लिए नहीं ले सकते, बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए ले सकते हो। मैक्सिमम जो कॉस्ट है किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो मतलब जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे, अपन ने लास्ट क्लास में प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात की थी, तो इस प्रोग्राम के तहत जो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो तो 25 लाख तक बना सकते हो, और अगर सर्विस सेक्टर का बना रहे हो तो 10 लाख का बना सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है कि 18 साल के ऊपर होना चाहिए कोई भी व्यक्ति जो इसका लाभ उठाए। 8वीं स्टैंडर्ड पास कर लिया रहना चाहिए अगर उसको 10 लाख से ज़्यादा चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, या 5 लाख से ज़्यादा चाहिए सर्विस सेक्टर के लिए। सारे तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप या चैरिटेबल ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, ये सारे इस तोहफे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोडक्शन लिंक होती हैं, जैसे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोडक्शन लिंक है, जो एंटिटी साथ में प्रोडक्शन भी कर रही है और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, वो भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। तो ये हुआ आपका प्रधानमंत्री एंटरप्रेन्योरशिप गारंटी प्रोग्राम। दूसरा है, मैं जानबूझ के इसमें ऐसे ही प्रोग्राम्स और ऐसे ही स्कीम्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जो एग्रीकल्चर की दृष्टि से या एग्री सेक्टर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और ऐसे प्रोग्राम जो बहुत पुराने नहीं हैं। जानबूझ के पुराने प्रोग्राम्स को नहीं लिया मैंने, क्योंकि वास्तविकता में जब नए प्रोग्राम्स आते हैं तो भले प्रोग्राम पुराने प्रोग्राम्स चल रहे हों, पर उनकी अहमियत कम हो जाती है, और अगर आप नए प्रोग्राम्स के तहत लिंक होकर पैसे उठाते हो तो आपको जल्दी मिलेगा। 2014 में मोदी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम आई, स्टार्टअप इंडिया। 2016 में शायद इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से चालू हुआ इसका। इसका पूरा जो मोटिव था वो था कि एक इकोसिस्टम बनाना, मतलब कंप्लीट इकोसिस्टम हो, ताकि आप जैसे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी स्पिरिट को नर्चर कर सके, इनोवेशन और उद्यमी आत्मा को नर्चर किया जा सके।
जो एक्शन प्लान है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सिंप्लीफिकेशन और हैंड होल्डिंग। सिंप्लीफिकेशन और हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कोई मेरी स्क्रीन पे येलो येलो मार्क्स मार रहा है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है, और नहीं नहीं जी ठीक सर। है, ठीक है बाबा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि जो आपके उद्यम से रिलेटेड कानून नियम कायदे फॉलो करने रहते हैं किसी भी उद्यम को, उसको सिंप्लीफाई किया जाए और उसको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया जाए। तो इसके तहत क्या हो रहा है कि करीब 9 या 12 तरह के इन्वायरमेंटल और लेबर लॉज होते हैं जो किसी भी स्टार्टअप को फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जाने के बजाय आप ऐप के थ्रू खुद सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। आप खुद बोल सकते हैं कि हाँ ये मैं फॉलो करता हूँ। 3 साल लेबर लॉस के लिए 3 साल तक किसी भी तरह का इंस्पेक्शन नहीं होगा आपके वहां। पर अगर कोई आपके उद्यम के खिलाफ रिटर्न में कंप्लेंट डाल देता है और कोई गवर्नमेंट का बड़ा अधिकारी उस कंप्लेंट को अप्रूव कर देता है तो इंस्पेक्शन होना जरूरी है। एक स्टार्टअप इंडिया हब बनाए, हब का वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, अलग प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे तरह के स्टार्टअप्स, उनसे जुड़ी जानकारियां, रिलेटेड स्कीम्स, रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सब है एक जगह पे। तीसरी चीज जो है वो है पेटेंट फाइलिंग का सपोर्ट। फास्ट ट्रैक करने के लिए कि पेटेंट बहुत तेजी से फास्ट ट्रैक हो सके और जो लीगल सपोर्ट लगता है पेटेंट को वो तेजी से मिल सके, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नॉमिनल एप्लीकेशन फीस छोड़ के पूरा लीगल खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी पेटेंट फाइल करने का। ये पायलट बेसिस पे 1 साल के लिए चालू हुआ था और इसकी रिपोर्ट आनी बची है कि ये आगे कंटिन्यू हुआ कि नहीं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए किसी भी यूनिट, कोई भी यूनिट जब टेंडर भरता है गवर्नमेंट को सामान माल देने के लिए, तो उसको एक्सपीरियंस या टर्नओवर क्राइटेरिया लगता है। टेंडर में लिखा होता है कि भैया आपका टर्नओवर 1 करोड़ का होना चाहिए या आप 5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होने चाहिए। नए स्टार्टअप जो स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हैं उनके लिए किसी भी तरह का ये क्राइटेरिया नहीं है, पर क्वालिटी में कोई कोताही नहीं की गई है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है इजी एग्जिट। अगर आप कल में फाइल कर रहे हैं कि मैं स्टार्टअप नहीं चला पाया हूँ और आपने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है, तो आपका वो एप्लीकेशन बाकी सारे इंडस्ट्रीज के मुकाबले ज्यादा तेजी से पास होगा और आप जल्दी से इंडस्ट्री छोड़ सकते हो। दूसरा एक्शन प्लान का इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंडिंग सपोर्ट और इंसेंटिव्स। फंडिंग सपोर्ट के लिए सरकार ने एक 10,000 करोड़ का एक फंड ऑफ फंड्स कॉर्पस बनाया, जिसमें हर साल वो 2500 करोड़ डालने थे, तो 2020 तक वो 10,000 करोड़ हो गए। फंड ऑफ फंड्स का मतलब है कि स्टार्टअप को डायरेक्टली फंड नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट, जबकि एक जो बैंक्स हैं और जो इंक्यूबेशन यूनिट है, वेंचर कैपिटलिस्ट यूनिट है रजिस्टर्ड, उनको फंड कर रहे हैं या उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो स्टार्टअप को फंड कर सके। क्रेडिट गारंटी स्कीम है कि अगर किसी स्टार्टअप को लोन चाहिए और वो बैंक में अर्जी दे रहा है तो उसको ज्यादा तेजी से और गारंटी के तौर मतलब गारंटीड लोन मिलना चाहिए। कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्पशन। कैपिटल गेन्स माने होता है जब आप कैपिटल कोई भी एसेट, एसेट माने कि जमीन, जायदाद, स्टॉक्स, अगर इन सब को बेच के कोई गेन कमा रहे हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। स्टार्टअप इंडिया के तहत इस तरह के टैक्स से एग्जेम्पशन मिलता है, ये तरह के टैक्स नहीं देने पड़ते। इनकम टैक्स में 3 साल की राहत है। 3 साल तक आप कितनी भी इनकम करो, आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इस इकोसिस्टम का, इस एक्शन प्लान का, वो है इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का पार्टनरशिप और इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन के लिए कुछ प्रोग्राम चालू किए हैं जो अपन आगे देखेंगे, अटल इंक्यूबेशन मिशन और सेतु, मतलब सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और टेक्निकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेक्निकल समथिंग। ये दोनों प्रोग्राम जो हैं ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि इंक्यूबेटर्स, अगर आप इंक्यूबेटर्स के बारे में नहीं जानते तो इंक्यूबेटर्स जो होते हैं, जैसे ये बायोलॉजिकल टर्म से आया है। जब मुर्गी का अंडा हम मुर्गी के पास से ले जाते हैं तो वो अपने आप हैच नहीं होता, क्योंकि उसको मुर्गी के शरीर की गर्माहट चाहिए हैच होने के लिए। तो जब हम बड़े स्केल पे ये अंडे और मुर्गी का खेल कर रहे हैं
तो हम अंडा मुर्गी के पास से लेते हैं और उनको बड़ी बड़ी इंक्यूबेशन मशीन में रखते हैं, जिसमें उनको रेगुलर टेम्परेचर और जो जो फैसिलिटी चाहिए वो मिलती रहती है, जब तक कि वो अच्छे से फूट ना पड़े। इसी एनालॉजी को आगे बढ़ाते हुए अगर आप स्टार्टअप्स में डाल रहे हो, तो ऐसे सेंटर्स, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो आपको बच्चे के फॉर्म पे, अंडे के फॉर्म पे लेते हैं, आपको सारी मेंटरशिप देते हैं, सारी ट्रेनिंग देते हैं, फंडिंग सपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, प्रेजेंटेशन वगैरह, इन सब में आपकी मदद करते हैं ताकि आप अच्छे से अपने पाँव पे खड़े हो सको, उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर। स्टार्टअप्स में इंक्यूबेटर्स का बहुत बड़ा महत्व है। एम, सेतु और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्टार्टअप इंडिया में इंक्यूबेटर्स पे बहुत ध्यान दिया गया है, ताकि इस तरह के इंक्यूबेटर देश भर में डेवलप हो, जो अपने साथ एक पूरा स्टार्टअप का इकोसिस्टम लेके आए और साथ ही साथ जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनको तेजी से सपोर्ट प्रोवाइड हो। साथ ही साथ 7 रिसर्च पार्क जो आईआईटी मद्रास के एक रिसर्च पार्क की तर्ज पे बनना है, उसके लिए 100 करोड़ अलग रखे गए हैं, 100 करोड़ एक पार्क के लिए। इनोवेशन सेंटर्स बनने हैं हर नेशनल इंस्टीट्यूट, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आईआईटीज, आईआईएम्स, मैनेज, नार्म, जो जो सेंटर चलाती है नेशनल रेप्यूट के इंस्टीट्यूट, हर इंस्टीट्यूट में एक इनोवेशन सेंटर बनेगा जो स्टार्टअप इंडिया से लिंक रहेगा। बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए बहुत नई नई स्कीम्स लाई गई हैं, उनके लिए स्पेशल इंक्यूबेटर्स का प्रावधान है। और आखिरी में एक इंक्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज करके कंपटीशन बनाया गया है कि ऐसे इंक्यूबेटर जो अपने आप को साबित करेंगे अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे, उनको रैंक किया जाएगा और टॉप 10 इंक्यूबेटर्स को 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप कर सके। तीसरा प्रोग्राम है एस्पायर। एस्पायर का फुल फॉर्म है अ स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पूरा मकसद इसका ये है कि रूरल एरियाज में, टीयर 2 एरियाज में नए जॉब्स बन सके और ट्रेडिशनल एग्री बेस्ड इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल सके। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है वो टेक्निकल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के थ्रू हो रहा है। टेक्निकल और रिसर्च इंस्टीट्यूट से हम क्या समझ रहे हैं, तो एस्पायर में 3 मेजर कंपोनेंट है। पहला है लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर, दूसरा है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर और तीसरा है एक फंड जो सिडबी के पास है। तो एस्पायर के तहत अगर किसी को इंक्यूबेटर खोलना है, या तो लाइवलीहुड के लिए या तो टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो एक अर्जी देता है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को, एकेडमिया को, और वहां से जब वो पास हो जाता है तो वो आप एस्पायर के तहत, एस्पायर स्कीम के तहत अपना इंक्यूबेटर खोल सकते हो। खैर ये आप लोग के लिए नहीं है, बेसिकली एस्पायर का तर्ज ये है कि जितने ज़्यादा इंक्यूबेटर्स होंगे लाइवलीहुड सेक्टर में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में, रूरल एरियाज में, उतने ज़्यादा एंटरप्राइज आएंगे। जो छोटे फंड है, जो छोटा सा एक फंड है जो सिडबी मैनेज करता है, वो इन्हीं दोनों इंक्यूबेटर को बनाने के लिए दिया जाता है। कैसे काम करता है, तो एक एप्लीकेशन दिया जाता है एस्पायर स्टीयरिंग कमेटी को, जो एमएसएमई में बैठती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। जो स्टीयरिंग कमेटी इस स्कीम को पूरी तरीके से चला रही है, और जब वो एप्लीकेशन को अप्रूव कर देती है तो जो फंड है उससे पैसे निकलते हैं और आप अपना इंक्यूबेटर स्थापित कर सकते हो। चौथा है वेंचर, चौथा ही हुआ ना, चौथा चौथा है वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। 2012 में स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम करके एक संस्था है, उसने ये वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम चालू किया ताकि जो एग्रीकल्चर बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने एग्री बिजनेस को बड़ा कर सके, बढ़ावा दे सके। इसके लिए एसएफएसी ने 42 बैंक्स के साथ टाई अप किया है और वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स देते हैं फार्मर्स को, पार्टनरशिप्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को, एग्रीप्रेन्योर्स को, प्रोड्यूसर ग्रुप्स को, कंपनीज को। और इस तरीके वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम का मतलब है कि ये लोग जो हैं कि अपने आप को वेंचर कैपिटल मान रहे हैं और ये आपको असिस्टेंस देना चाहते हैं, आपको पैसे देना चाहते हैं आपके प्रोग्राम के लिए, पर वो डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, वो पैसा जो है वो बैंक्स के थ्रू रीराउट किया जा रहा है। ऑब्वियसली वे बैंक्स के पास कैपेसिटी होती है ये सारी चीजें करने
इसके बाद है अटल इंक्यूबेशन मिशन। अटल इंक्यूबेशन मिशन के तहत जो सारे स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हैं और अप्रूव हो चुके हैं, वो 10 करोड़ की फंडिंग उठा सकते हैं 5 साल के लिए, कैपिटल और ऑपरेशनल एक्सपेंस को कवर करने के लिए। और ये मिशन जो हो रहा है, ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू चल रहा है। अटल इंक्यूबेशन मिशन के तहत एक और चीज आती है, वो है टिंकरिंग लैब्स। टिंकरिंग लैब्स जो सेंट्रल स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें से कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स को ये लैब्स प्रोवाइड की गई हैं। इन लैब्स में अच्छे तरह के मटेरियल है, प्रोजेक्ट रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, ताकि इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके। तो अटल इंक्यूबेशन मिशन के तहत आपका स्टार्टअप जो अप्रूव हो जाता है किसी भी अटल इंक्यूबेशन सेंटर में, उसको 5 साल तक 10 करोड़ की फंडिंग मिल सकती है, कैपिटल मतलब खरीदने वाले एक्सपेंस और ऑपरेट करने वाले एक्सपेंस के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। जो नई मिनिस्ट्री बनी थी 2014 में, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलके इस पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इस स्कीम के तहत पूरा ट्रेनिंग और असेसमेंट किया जाता है किसी भी अनएम्प्लॉयड यूथ का जो कॉलेज या स्कूल से ड्रॉप आउट है, या कैसा भी यंग है और अनएम्प्लॉयड है, तो वो एलिजिबल है और उसके पास एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है, चाहे वो कुछ भी। उसको ट्रेन किया जाता है, उसको असेस किया जाता है। जो ट्रेनिंग है वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत होती है। और ये क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है, ये सारे इंडस्ट्रीज के साथ मिलजुल के बनाया जाता है ताकि इंडस्ट्री लेड स्टैंडर्ड्स आ सकें। और हर एक ट्रेनिंग के बाद बच्चों को इंडस्ट्रीज के साथ प्लेस किया जाता है। हाई पेइंग जॉब्स नहीं होती हैं ये जॉब्स, जो होती हैं कौशल विकास योजना की, ये बेसिक जॉब्स होती है, इनिशियल जॉब्स होती है, ग्राउंड जॉब्स होती है, बॉटम ऑफ पिरामिड जॉब्स होती है, जैसे कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, सर्विस वाले, और अगर कोई कोई बड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वेल्डर्स, जो बेसिक नीचे का पूरा काम करते हैं, उन उन कामों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और उनको प्लेस किया जाता है। ये एक पुरानी योजना है जिसका नाम है राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना। उद्यमी मित्र का मतलब है कि कुछ एजेंसीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जैसे कि आईटीआईज और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह। और इन लीड एजेंसीज में अगर 2 हफ्तों या उससे ज़्यादा की किसी किसी ने भी ट्रेनिंग की है, तो उसको इस योजना के तहत कुछ लोन अप्रूव किया जाता है ताकि वो अपना उद्यम डाल सके। अब क्योंकि हम इंस्टीट्यूट्स पे आ गए हैं, तो हम इंस्टीट्यूट्स की थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। इंस्टीट्यूट्स के लिए मैंने सोचा कि प्रेजेंटेशन से ज़्यादा बेटर है, ये बेसिक लिस्ट है। लिस्ट पे मैंने स्कीम डाल दी है क्योंकि मेरे को एक बहुत अच्छी लिस्ट मिल गई थी। ज़्यादा अच्छा तरीका है इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताने का उनके वेबसाइट के थ्रू। तो पहला इंस्टीट्यूट जो हम देखेंगे वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, इसका बेसिक ये 1963 में सेटअप हुआ था। 1963 या 80, एक सेकेंड, 83 शायद, 83, 1983 में सेटअप हुआ था। ऑटोनॉमस नॉट फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और जिसको बड़ी बड़ी बैंक्स डायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। और गुजरात ने इसके लिए 23 एकड़ की जमीन दी थी उस समय, इसलिए ये कैंपस जो है अहमदाबाद में है। और इसने 12 नए सेंटर्स बना लिए हैं अलग अलग स्टेट में। बेसिकली ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस रिलेटेड ट्रेनिंग। और इसका मिशन सिर्फ इतना ही है कि एक सेंटर का लीडिंग रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, रिसोर्स सेंटर है एंटरप्रेन्योरशिप के हर पहलू के लिए, उद्यम के हर पहलू के लिए। एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च के थ्रू उद्यम को बढ़ावा देना है। जो अभी उद्यमी हैं देश में मौजूद, उनको उनके नंबर्स को बढ़ाना है हर एक सेक्टर में नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से। ये जो है 1983 में बना था और बेसिकली अब एक बहुत बड़ा बी स्कूल बन गया है। बी स्कूल मतलब आप समझते होंगे बिजनेस स्कूल। तो
बिजनेस स्कूल के चलते यहाँ पे एमबीए के प्रोग्राम्स चलते हैं और यहाँ पे जनरली बच्चे एमबीए करने जाते हैं। और उसके अलावा ये इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के लिए, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज भी चलाता है। दूसरा इंस्टीट्यूट जो हम देखेंगे वो है निस्बट। निस्बट का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ये भी 1983 में बना था न्यू दिल्ली में। और इसका पूरा जो गोल है वो है छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस के लिए ट्रेनिंग, रिसर्च और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। आप देखोगे तो इनकी ये 3 मैंडेट है, 3 मेजर एक्टिविटीज है इस इंस्टीट्यूट की। एक है ट्रेनिंग, दूसरा है रिसर्च और तीसरा है कंसल्टेंसी। ट्रेनिंग और रिसर्च माने वही एमबीए टाइप की 1-2 साल की ट्रेनिंग या छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज किसी किसी सेक्टर स्पेसिफिक एरिया में। जो फैकल्टी है, परमानेंट फैकल्टी, वो रिसर्च करती है और रिसर्च को प्रमोट करती है। उसके अलावा अगर आपको कोई नया एंटरप्राइज डालना है तो उसके लिए वो कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। कंसल्टेंट्स क्या करते हैं? कंसल्टेंट्स बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाना, आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी स्कीम से हम लिंक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इसमें आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स मिल जाएंगी। ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी देते हैं। बेसिकली ये भी एक तरह का बिजनेस स्कूल बन गया है और कुछ नहीं, पर ये डायरेक्ट सेंटर के थ्रू चलता है। तीसरा अपन देखेंगे IED-UP, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश। ये लखनऊ में स्थित है और ये भी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं। यहाँ भी तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, अलग अलग तरह के सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं उद्यमियों के लिए और साथ ही साथ इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए। और ये नए नए तरह के सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली अब हम ये कह रहे हैं कि वो सारे बिजनेस स्कूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चला रहा है वो एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अब एंटरप्रेन्योरशिप उद्यम विकास इंस्टीट्यूट क्या इसी तरीके के होने चाहिए थे, ये चर्चा बात की है। पर इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, ये चर्चा भी बात की। अगर आप वो जो लिंक दी है उसमें उसमें जाएंगे तो आपको 14 तरह के स्टेट और नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। और अगर आप बेसिक एक गूगल सर्च भी करते हैं तो भी आपको ये मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप छत्तीसगढ़ खुला हुआ है। स्टार्टअप इंडिया के तहत हर एक स्टेट का हर एक अपना स्टेट हब है स्टार्टअप के लिए, जो कि स्टार्टअप इंडिया से लिंक्ड है। सिंगल विंडो लॉगिंग कुछ नहीं करना है, इसमें आपको इंक्यूबेटर्स की लिस्ट मिल जाएगी। इसमें आप अपने स्टार्टअप को रजिस्टर कर सकते हो और आप ये देख सकते हो कि आपका स्टार्टअप अब वेरीफाई हो चुका है कि नहीं अभी तक। और ये बहुत पुराना डेटा है, सितंबर 2019 का। सितंबर 2019 तक 290 के आसपास स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए थे। सिर्फ 13 स्टार्टअप्स को सीड फंड मिला था। वेंचर फंड एक भी स्टार्टअप को नहीं मिला है। स्टेट में सिर्फ 3 इंक्यूबेटर्स हैं और नंबर ऑफ इंक्यूबेट जो अभी इंक्यूबेटर प्रोग्राम के अंदर है वो 102 है। और एक ही स्टार्टअप है जिसको आज तक परचेस ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट का। ये आपको 2016 से इम्प्लीमेंट की गई स्कीम का 2019 में स्टेट में सिर्फ ये हाल है कि सिर्फ 3 इंक्यूबेटर्स हैं पूरे स्टेट के लिए। और ये थोड़ी सी शर्मनाक बात है। खैर, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे कमेंट करने के लिए क्लास नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी डिस्कस करने के लिए क्लास नहीं है। इस पूरी क्लास का मतलब ये है कि आपको वो स्कीम्स और आपको वो इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता चल सके जिससे आप अपने स्टार्टअप को आगे ले जा सकें। और अगर आप छत्तीसगढ़ में ही अपना स्टार्टअप खोलने वाले हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड नीड टू डू, यहाँ पे जाके अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करना या स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में जाके अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करना। क्योंकि स्टार्टअप को रजिस्टर करने से एक बार वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद से आपके पास फंडिंग और रिसोर्स बनाने के और ट्रेनिंग लेने के नए नए एवेन्यूज खुल जाते हैं। आज की क्लास हम यहीं के लिए ख़त्म करते हैं। जो जो यूट्यूब में देख रहा है उन सब के लिए थैंक यू। और जो जो क्लास में हैं हम इसके बाद पूरी क्लास पे
अगर आपको कोई डाउट होगा, कुछ डिस्कशन करना होगा तो करेंगे।